नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे मैं अमित आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे और अभी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं पहुँचे हैं, हम इंडियन पॉलिटी देख रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो आपका उसका आधार जो क्रमिक रूप से विकास हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, यानी संविधान सभा के गठन से पूर्व की जो चर्चा है वह हम देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे एक्ट हैं। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम पढ़ते हैं और स्वतंत्रता तक पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हम 1892 तक का भारत शासन अधिनियम जो था 1892 का, उसको हम डिस्कस कर लिए थे। आज हम चर्चा को प्रारंभ करेंगे आपका भारतीय परिषद अधिनियम जो आपका 1909, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। तो इसी अधिनियम की चर्चा को हम आज स्टार्ट करेंगे यहीं से। बहुत सारे जो बचे हुए अधिनियम हैं उनको चर्चा में लेंगे। तो क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। तो चर्चा आज की हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कौन सा अधिनियम है आपका। ये भारतीय परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम बोलिए इसको, तो इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। अगर इस सुधार की बात करें तो 1909 में आया, लेकिन इसका भी बैकग्राउंड है। इसका भी बैकग्राउंड क्या है कि 1906 में 1906 में क्या हुआ, आगा खां के नेतृत्व में आगा खां के नेतृत्व में आपका एक प्रतिनिधि मंडल शिमला मिलने गया था। और किससे मिलने गया था? वायसराय जो थे, तत्कालीन वायसराय मिंटो, यहाँ पे नाम देख रहे होंगे मिंटो। तो इन्हीं मिंटो से मिलने गया शिमला, और शिमला गया और मांग वहाँ पे क्या रखी कि जो मुस्लिम है उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको जो है प्रतिनिधित्व दिया जाए और साथ में उनका निर्वाचन अलग से किया जाए। तो यह पहला आधार था। उसके बाद दूसरा जो आधार था यहाँ पे वह क्या था कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस हैं, कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने क्या मांग रखी कि अब जो है भारत शासन अधिनियम में सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि इससे पूर्व आप जानते होंगे 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला। तो स्वदेशी आंदोलन में काफी एकजुटता नजर आई, और इसमें जो आपके राष्ट्रवादी लोग थे या नरमपंथी कहिए, तो नरमपंथी लोग जो है, जो चरमपंथी लोग थे, ये गरमपंथी लोग थे, इनको एक्सट्रीमिस्ट अतिवादी बोलते हैं, वो थे। उनको संतुष्ट करने के लिए भी क्या किया कि वायसराय के सम्मुख उन्होंने रखा प्रस्ताव कि आप अब शासन के अधिनियम में सुधार करिए। प्रस्ताव ही नहीं रखा, बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले, जो ये यहाँ पे मार्ले देख रहे हैं, मार्ले जो देख रहे हैं, इनका पूरा नाम है जॉन मार्ले। तो ये जॉन मार्ले जो थे, ये भारत सचिव थे और भारत सचिव इंग्लैंड में रहता था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये चले गए इंग्लैंड इनसे मिलने, किससे? जॉन मार्ले से, कि आप जो है ऐसा करिए कि ऐसा अब भारत सरकार अधिनियम में आपको सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जो उग्रवादी चरम बढ़ रहा है, उग्रवादी चरमपंथी बढ़ रहे हैं, उनको रोकना आवश्यक है और उसके लिए आप सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि 1905 आपका स्वदेशी आंदोलन हो चुका था। इसके बाद 1906 ये आपके शिमला, इसको शिमला प्रतिनिधि मंडल भी बोलते हैं, ये आगा खां के नेतृत्व में, आपको पता होना चाहिए कि जो आगा खां हैं, नवाब सलीमुल्लाह हैं, ये सब मिलके ही क्या उसकी स्थापना किए थे मुस्लिम लीग की। कहाँ पे किए थे? ढाका में। और ये जो आगा खां है, आगा खां 1906 अक्टूबर 1906 में ये मिलने गए थे शिमला में, किससे? वायसराय मिंटो से। और मिंटो से मिलने गए तो उन्होंने वहाँ पे रखा कि मुस्लिमों को जो है अब उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको प्रतिनिधिमंडल में जगह दी जाए और जनसंख्या के अनुपात में, तथा उनको पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था उनके लिए की जाए। और गोपाल कृष्ण गोखले आपके जो है ये चले गए थे इंग्लैंड सचिव से मिलने, जॉन मार्ले से मिलने चले गए, और इन्होंने जो प्रस्ताव रखा उसकी चर्चा हमने की। तो इस सब का बेस जो बना वह मार्ले मिंटो सुधार के रूप में आया। और इस मार्ले मिंटो सुधार को आपको ध्यान रखना है कि यह 1909 में आया, और इस सुधार में क्या क्या प्रावधान थे, क्या अधिनियम में क्या क्या प्रावधान
ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें क्या किया गया कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी, मैंने बताया था केंद्रीय विधान परिषद यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और आपका जो ये प्रांतीय विधान परिषद है, इसके आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी गई। और इनकी जो केंद्रीय परिषद थी उसमें इसकी संख्या को, सीटों की संख्या को बढ़ा के 16 से 60 कर दिया गया। जबकि प्रांतीय जो थे, तो प्रांतीय में आप जानते हैं प्रांत, हर एक प्रांत आप एक समान नहीं होते, वहाँ जनसंख्या, क्षेत्रफल अलग अलग होता है। तो उसी अनुरूप जो है वहाँ पे प्रांतीय विधान परिषदों में सीटों की संख्या निश्चित नहीं थी, एक समान नहीं थी। जबकि यहाँ पे 16 से 60 कर दी गई। इसमें आपको ध्यान रखना है 16 से 60 कर दिया गया था केंद्रीय परिषद में। और केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत बरकरार रहा, लेकिन प्रांतीय, आपकी जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें पहली बार गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत पहली बार स्थापित हुआ। तो इसको भी ध्यान रखना है। और विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा भी बढ़ाया गया। अब चर्चा कार्यों को बढ़ाने के लिए इसमें क्या किया गया कि बजट के कार्यों में, बजट पर संकल्पना रखने हेतु संकल्प प्रस्तुत करने का उनको अधिकार दिया गया। साथ साथ में अनुपूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दिया गया। अनुपूरक प्रश्न आज भी जो है पूछे जाते हैं संसद में। आपने देखा होगा जब आपके मंत्री जी, जो सरकार के मंत्री हैं, वित्त मंत्री समझ लीजिए, अगर वित्त मंत्री जो बजट पेश करते हैं तो बजट पर जब चर्चा होती है तो उसमें बहुत सारी आपकी योजनाएं हैं। तो योजनाओं से रिलेटेड जो मंत्री होते हैं उनसे गैर सरकारी जो सदस्य होते हैं, यानी सरकार में जो नहीं है, वह अनुपूरक प्रश्न इस तरीके का पूछते हैं। तो यह अनुपूरक प्रश्न आज भी जो है पूछा जाता है। तो विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का इसमें दायरा बढ़ाया गया। और एक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, उन्हें वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी उसमें नियुक्त होने वाले पहले भारतीय सदस्य थे। और विधि सदस्य भी इनको बनाया गया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने जैसा बताया कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो का जनक लॉर्ड मिंटो। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि मुस्लिमों के लिए इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया था और इस अधिनियम के माध्यम से इन्होंने रखा था। इसका जो बेस है, आधार है, मैंने बता दिया। 1906 में आगा खां मिलने गए थे शिमला में, शिमला प्रतिनिधि मंडल वो उसको बोलते हैं, तो वहाँ पे गए थे, उसी का बेस बना। तो यह यहाँ पे या इस एक्ट में यह प्रावधान रखा गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा गया। और ब्रिटिश भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत की गई प्रणाली, सिस्टम चला। और प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय एवं जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी रखा गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है मार्ले मिंटो सुधार। और मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कुछ आपको कथन एक दो याद रखने हैं। जैसे के एम मुंशी ने कहा है कि मार्ले मिंटो सुधारों में उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। तो क्या कर डाला आपको पता होना चाहिए। उभरते प्रजातंत्र, जैसे 1905 में स्वदेशी आंदोलन जो हुआ, तो उसी के अनुरूप के एम मुंशी ने कहा है। के एम मुंशी ने क्या कहा है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, के एम मुंशी, इन्होंने क्या कहा कि जो भाई ये आपका मार्ले मिंटो सुधार है, इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, उभरते प्रजातंत्र को जान से मार डाला है। तो यह भी ध्यान रखना है। और इस सुधार में अपनी जो भूमिका निभाने वाले ये मार्ले थे। मार्ले ने, इन्होंने एक पत्र में लिखा था कि जो है यह आपका जो अलग से या सुधार पृथक निर्वाचन मंडल है, इसका स्थापना जो हमने किया है, यह हमने कैसे किया है। तो इसको इन्होंने कहा कि हम नाग के दांत बोल रहे हैं। नाग के दांत बोने का काम हमने किया है, जो यह अलग निर्वाचन प्रतिनिधित्व मंडल का मैंने प्रावधान किया है। तो ये मार्ले ने कहा था, पत्र लिख के उसमें कहा था इन्होंने। तो मिंटो को पत्र लिखा था और इन्होंने यह बात कही थी। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और लॉर्ड मार्ले ने एक कथन और भी कहा, उसको भी ध्यान रखना। उसमें क्या है कि ये सुधार जो हमने किया है, ये ब्रिटिश भारत को सुरक्षित तो नहीं करेंगे, किंतु इन सुधारों से भारतीयों को भी कोई लाभ नहीं होगा।
तो जॉन मार्ले का 2 कथन आपको ध्यान रखना है, इस मार्ले मिंटो सुधार से रिलेटेड है वह। एक में तो उन्होंने कहा कि यह जो हम पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो हमने प्रावधान किया है, या हमने क्या किया है कि नाग के दांत को बोने का कार्य किया है। नाग, वही नाग, साँप वाला। और एक इन्होंने यह भी कहा कि यह जो अधिनियम है या सुधार है, मार्ले मिंटो सुधार है, इससे ब्रिटिश भारत तो सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन भारतीयों को भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो इन्होंने इस अधिनियम की रूपरेखा तैयार करने वाले ने ही यह बात बोली है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसके परिणाम बहुत भीषण होंगे, तो यह इन्होंने कहा था। अब हम बढ़ेंगे आपका अगला जो आपका है अधिनियम। अगला जो अधिनियम है वह है भारत शासन अधिनियम। इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं, सुधार बोलते हैं। 1919 का है, 1919 का है, इसको आपको ध्यान रखना है, यह भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें इसका भी बेस आपको पता होना चाहिए कि जब आपका प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 चला, उसमें भारतीयों की गहन भूमिका थी, यानी भारतीय उसमें शामिल हुए। तो उसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि थोड़ा सा इनको संतुष्टि दे दिया जाए, लेकिन संतुष्टि के साथ उनकी मंशा भी अलग थी। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे मुस्लिमों को सांप्रदायिक देके उन्होंने फूट डालने का फिर से प्रयास किया। इससे पहले मैंने बताया था कि जब उन्होंने सैनिकों में फूट डालने का प्रयास किया था 1858 वाले एक्ट में, इसमें रेजिमेंटों की जातीय कास्ट के आधार पर रेजिमेंटों सैनिकों रेजिमेंट का स्थापना किया और साथ में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी। ऐसे ही इसमें इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन, उसके बाद में आप देखिए भारत शासन अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इसमें क्या किया गया कि जो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार की घोषणा हुई कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना का उद्देश्य उसका है। यह घोषणा कब की गई थी? जब विश्व युद्ध चल रहा था, ध्यान रखिएगा, तब यह घोषणा की गई कि जो ब्रिटिश सरकार है उसका उद्देश्य क्या है कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना का उद्देश्य है। और यह अधिनियम जो है आपका, यह अधिनियम अगर बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ था कि अगस्त घोषणा के पश्चात मांडेगो के साथ एक उच्च स्तरीय दल यहाँ पे जो अध्ययन करने आया था भारत में। और इसमें क्या यह रिपोर्ट जो है या इस दल के अध्ययन के आधार पर जुलाई 1918 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। और यही रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई, इसी रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम बना था। तो इसीलिए इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेगू के नेतृत्व में यहाँ पे अध्ययन करने के लिए एक दल आया था 1918 में, और उसके बाद इसी दल के अध्ययन के आधार पर 1918 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम बन के आया। तो इस अधिनियम को ध्यान रखना है। और अधिनियम यह क्रियान्वित यानी लागू हुआ 1921 से। तो 2 बातें आपको 100% याद रखनी है। यह अधिनियम लागू कब हुआ था? 1921 से लागू हुआ। और एक चीज इसमें यह ध्यान रखना है कि कब ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि जो भारत में हम क्या क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का उसका लक्ष्य है। तो यह 20 अगस्त 1917, यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची जो है उसको पृथक किया गया, यानी सरकार का तो ढांचा एकात्मक रहा, लेकिन केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को की जो सूची है उसको अलग अलग कर दिया गया। यानी जैसे आज देखते होंगे आपका जो संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, ऐसे ही जो आपका केंद्रीय और प्रांतीय विषय की सूची है उनको पृथक पृथक कर दिया गया। लेकिन सरकार का जो स्वरूप था वह एकात्मक था, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी का शासन प्रांत में भी था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और प्रांतीय विषय को भी 2 पार्ट में विभाजित कर दिया गया। तो इसमें एक आपका है हस्तांतरित है, हस्तांतरित में आपका इसका शासन जो है गवर्नर के द्वारा किया गया। हस्तांतरित विषय का जो शासन है जिसका गवर्नर के द्वारा शासन, और विधान परिषद के उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से गवर्नर के द्वारा इस पर शासन किया गया। जबकि जो आरक्षित विषय हैं, आरक्षित जो होता है जिसपे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है संघ सूची, उसको आपको ध्यान रखना है। तो हस्तांतरित आरक्षित, तो यह इसपे था। आरक्षित में था गवर्नर का शासन कार्यपालिका परिषद की सहायता से, विधान परिषद के प्रति यह उत्तरदायी नहीं होगी।
तो हस्तांतरित, जिसमें गवर्नर का शासन आपका विधान परिषद के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री हैं उनके सहायता से गवर्नर के द्वारा, जबकि आरक्षित में गवर्नर का शासन होगा और कार्यपालिका परिषद की सहायता से होगा, जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तो इसको ध्यान रखना, प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया और इसी दोहरी व्यवस्था को इस दोहरी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? द्वैध शासन, डायरकी कहा जाता है, डायरकी, द्वैध शासन। और यह डायरकी जो है यह यूनानी शब्द है और आपको बार बार द्वैध शासन सुनाई देगा, लेकिन द्वैध शासन का जो असली मतलब होता है वह यही होता है कि आपका जब 2 तरीके से शासन हो, दो अलग अलग जो सरकारें हैं उसके द्वारा शासन हो, तो इस डायरकी सिस्टम इसे भी कहा गया। इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया, यूनानी शब्द है। और यह व्यवस्था जो है काफी हद तक असफल रही। यानी दोहरी शासन व्यवस्था क्या, जो ये हस्तांतरित विषय है, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, इसको कहा गया द्वैध शासन। आप देखिए 2 तरीके का है शासन यहाँ पे, एक हस्तांतरित है, एक आरक्षित है, तो इसी को द्वैध शासन भी कहा गया। और पहली बार इसमें जो है यह कभी लागू नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, कभी लागू नहीं हुआ, असफल रहा, पूरी लगभग असफल रहा, तो इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में इस एक्ट के माध्यम से आपका जो ये मांटेगू चंद्रचूड़ सुधार है, पहली बार भारत में द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे आज वर्तमान में 2 सदन है भारत में, लोकसभा राज्यसभा, उस समय भी ऐसे ही इसकी स्थापना हुई, राज्य परिषद बोलते थे। लेकिन आप सीधा समझिए कि भारतीय विधान परिषद को दो सदनों में, भारतीय विधान परिषद को 2 सदनों में, यानी द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार। कौन कौन सी, आप यहाँ पे ध्यान रखिए, राज्यसभा मान लीजिए, राज्यसभा, और यह है लोकसभा, लोकसभा। अब यहाँ पे आपको उल्टा देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे वर्तमान में लोकसभा का 5 वर्ष कार्यकाल होता है, तो उस समय इसका जो है 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए टोटल 144 सदस्य थे, 144। और जबकि राज्यसभा 5 वर्षों के लिए। आज की राज्यसभा वर्तमान में आप देखते होंगे तो लगभग 6 वर्ष मान सकते हैं इसको, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष होता है, हालांकि एग्जैक्ट उसमें दिया नहीं गया है कि आपको 6 वर्ष, प्रत्येक जो है 2 वर्ष पर उनका क्रमिक रूप से कुछ सीटें खाली होती हैं। तो इसमें राज्यसभा की बात करें तो 5 वर्ष था और इसमें जो सदस्य थे वह थे आपके 60। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो पहली बार भारत में द्विसदनीय व्यवस्था यह लागू हुई थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन भी पहली बार, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी पहली बार है, यानी डायरेक्ट इलेक्शन। तो इसको भी ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। भारतीय विधान परिषद और को जो है बांट दिया गया राज्यसभा और लोकसभा में, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। पहली बार 1919 के जो ये आपका अधिनियम है इसके द्वारा किया गया था। अब अगला जो है, इसी अधिनियम के तहत आपका वायसराय की जो कार्य परिषद थी, उसमें 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर, यानी सर्वोच्च जो सेनापति है, सर्वोच्च सेनापति उसको छोड़कर 3 सदस्य का भारतीय होना आवश्यक है। यह लॉलीपॉप था, आप ध्यान रखिएगा, यह लॉलीपॉप है जो दिया जा रहा है किसको, भारतीयों को। तो ध्यान रखिएगा, वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। आप देखिए लॉलीपॉप कैसे है, सीधा यहाँ पे देख लीजिए, लॉलीपॉप यहाँ पे है और उसके नीचे है जो है स्वीट पॉइजन, स्वीट पॉइजन है। लॉलीपॉप ये है कि 6 सदस्य जो होंगे उनमें 3 सदस्य भारतीयों का होना जरूरी है, आवश्यक है। और नीचे है स्वीट पॉइजन, मीठा जहर जो जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे है। क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर जो अंग्रेजों का सबसे बढ़िया नीति थी, और आज भी वह अंग्रेज की नीति को भारतीय राजनेता अच्छी तरीके से जो है फॉलो कर रहे हैं। कैसे फॉलो कर रहे हैं, जातियों में बांटो, धर्मों में बांटो। धर्मों में बांटना तो आपको, धर्म तो खैर अलग बटे ही हैं, लेकिन एक धर्म को कई जातियों में बांट दो, वो सबसे अच्छा पॉइजन का काम करता है। तो वही पॉइजन जो अंग्रेजों की नीति थी, वोट डालो राज करो की नीति, उसमें मुस्लिमों को अलग से प्रतिनिधित्व मंडल, यानी अलग से निर्वाचन का जो है प्रावधान रखा 1909 के पार्लियामेंटो सुधार में। और इसमें कर दिया कि जो सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन दिया गया, इस व्यवस्था को रखा। तो ये था स्वीट पॉइजन और वो था लॉलीपॉप। तो उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर है संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर कुछ सीमित लोगों को मताधिकार दिया गया था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा अधिनियम चल रहा है, भूल तो नहीं गए आप लोग?
यह है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, बस इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद में ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है आपको। और ली आयोग जो है 1923-24 में इसका गठन किया गया था। और अब फिर अगला जो इसमें प्रावधान है, केंद्रीय बजट राज्यों के बजट से अलग कर दिए गए और विधानसभाओं को अपना बजट बनाने का अधिकार दिया गया, तो यह भी ध्यान रखना है। अब इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको ध्यान रखना है कि जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार है, इसके तहत एक प्रावधान किया गया कि आगे जो है हम क्या करेंगे कि इस सुधार को हम समीक्षा है 10 वर्ष बाद, यानी 1919 से 10 वर्ष बाद, यानी कितना 1929 में 29 में इसकी जो है सुधार जो हमने किया है इसकी समीक्षा की जाएगी और एक आयोग का गठन किया जाएगा, वैधानिक आयोग का गठन, और वह इसकी समीक्षा करके रिपोर्ट देगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यह 1929 में होता, लेकिन इसको 1929 में होने के बजाय इसका जो गठन कर दिया गया वह 1927 नवंबर में कर दिया गया। और इसको बोलते हैं साइमन की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था, इसलिए बोलते हैं साइमन आयोग। तो साइमन आयोग नवंबर 1927 में गठित किया गया और यह 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। भारत में कहा, बम्बई पहुंचा और वहीं से इसका जमकर विरोध होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि विरोध होना लाजमी था। इसमें जो सदस्य थे 7 के 7 सदस्य, सोचिए भारत शासन अधिनियम पर विचार करना है, रिपोर्ट देनी है, और जो इसमें सदस्य हैं वह 7 के 7 सदस्य जो हैं वह ब्रिटिशर्स थे, यानी अंग्रेज थे, श्वेत थे। तो इसको ध्यान रखना, इसी का विरोध भारत में बहुत भयंकर तरीके से हर जगह प्रारंभ हो गया, बॉम्बे से लेकर हर जगह। और जब विरोध प्रारंभ हुआ, साइमन गो बैक के नारे दिए जा रहे थे, वो विरोध चल रहा था। इसमें कई बड़े बड़े राजनेता, आपके जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों का तो यहाँ उदय होता है, यहाँ से उदय होता है और जमकर विरोध करते हैं। लखनऊ में खूब पीटे जाते हैं जवाहरलाल नेहरू याद। और उसके बाद में अगर बात करें तो लाहौर लाला लाजपत राय को सामन गो बैक के विरोध में आंदोलन करते समय उस समय इन पे खूब लाठियां बरसाई गई। और लाला लाजपत राय हैं, इनका आपका 17 नवंबर 1928 को लाठियों के प्रहार की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, लाला लाजपत राय। तो ध्यान रखिएगा। और साइमन कब आया था, यह आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। 2 फरवरी। भारत कब आया था, 2 फरवरी 1928 को। भारत में 2 नहीं है, 3 है, ध्यान रखिएगा। 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में यह पहुंचा था और गठन इसका नवंबर 1927 में किया गया। जबकि गठन होना कब था, गठन होना था आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के 10 वर्ष बाद, यानी 1919 से 10 वर्ष, यानी 1929 में तो 2 वर्ष पूर्व कर दिया गया था। और उसके बाद में यह बम्बई 28 में पहुंचा और इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी। 1930 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभी सदस्य इसमें जो ब्रिटिश थे, इसीलिए सभी सदस्य, टोटल सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे, तो सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी भारतीय दलों ने, जो राजनीतिक दल थे भारत के, सभी ने इसका विरोध किया। और इस रिपोर्ट के माध्यम से द्वैध शासन प्रणाली, जो मैंने बताया कि आरक्षित और हस्तांतरित जो विषय थे प्रांतीय विषयों को, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रांत में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ, तो यह 1919 के अधिनियम से प्रारंभ हुआ, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस जो साइमन आयोग की रिपोर्ट थी, इसमें इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको ध्यान रखना है कि क्या प्रावधान थे। तो इस रिपोर्ट ने द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकार का विस्तार करना, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की। यानी इसने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसको जारी रहना चाहिए। द्वैध शासन प्रणाली या जो आपकी हस्तांतरित और आरक्षित विषय वाले प्रावधान है यह भी चलने चाहिए, यह भी ठीक है। तो इसने यह रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया था। और इस आयोग की सिफारिशों पर विचार करने हेतु आपको पता होना चाहिए कि 1930 से लेकर 32 तक 30 से 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। एक तो 1930 में हुआ था
30-31 में हुआ, 1930-31, फिर एक 31 में हुआ, एक 32 में हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज। इसमें क्या, पहले गोलमेज सम्मेलन में तो राष्ट्रवादी कांग्रेस और इसने शामिल नहीं हुए थे, जबकि दलित और हिंदूवादी कुछ संगठन थे वह शामिल हुए थे। इंग्लैंड में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। क्यों हुआ था? यह जो साइमन आयोग था, इसकी रिपोर्ट को, अपने इस व्यवस्था को जो है आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए यह गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसको ध्यान रखना, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। अक्सर लोग आपको 1930, देखिए 1930-31 में, या नवंबर से दिसंबर के मध्य जनवरी के हुआ था, तो इसको 1930-31, 31 और फिर 32, तो 3 वो सम्मेलन हुए, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी आपका 1931 में गांधी जी शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा, गांधी जी शामिल हुए थे। और इन तीनों सम्मेलनों में शामिल होने वाले जो एक भारतीय है, उनका नाम ध्यान रखना है, B.R. अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए। तो इस साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया और चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसको संसद की संयुक्त प्रवर समिति है जो ब्रिटेन की, वहां पे प्रस्तुत किया गया विचार हेतु। और उस श्वेत पत्र है, उस श्वेत पत्र की सिफारिश को ब्रिटिश ने क्या किया कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसमें उसको शामिल किया गया। तो इस तरह से साइमन आयोग तक हमने चर्चा की। अब आगे हम अपनी चर्चा कंटिन्यू करेंगे। आपका नेहरू रिपोर्ट और ये आज हम देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पे बोर्ड पर लिखने का जो मेरा मुख्य मकसद ये है कि यह अपनी सुविधा के लिए लिखा गया है, ताकि हम विषय से भटके नहीं और पॉइंट टू पॉइंट चलें। और साथ में यह अगर हम पढ़ाते पढ़ाते साथ में लिखेंगे तो समय भी नष्ट होगा। कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, यही मेरा उद्देश्य रहता है हमेशा। आप अभी मान लीजिए एक लाइन लिख रहे हैं, हम बोर्ड पे लिख के बता रहे हैं, तो एक लाइन में कम से कम 4-5 मिनट जाएगा। तो आप समझ लीजिए कैसे होगी पढ़ाई। इस तरीके से नहीं पढ़ना है आपको, फटाफट जो है आपको अच्छे से ध्यान रख के चलना है, क्योंकि यह डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। डिजिटल बोर्ड पे भी आप इतना जल्दी नहीं पढ़ पाएंगे। जितनी जल्दी हम, कोशिश है हमारी कि जो है कंटेंट को हम इसको जल्दी से जल्दी डिलीवर करें। तो अब हम नेहरू रिपोर्ट देखेंगे, जो 10 अगस्त 1928 को आपके मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय समिति का गठन किया गया था। और इस समिति का उद्देश्य था कि जो है भारत को एक अखिल भारतीय संघ के रूप में तैयार किया जाए। तो इसी समिति का जो हेड थे वो मोतीलाल नेहरू थे। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, जवाहरलाल नेहरू को मत यहाँ डाल दीजिएगा। हमेशा मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पूछा, क्वेश्चन में जाता है नेहरू रिपोर्ट, तो वहाँ जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू है। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह समिति थी। और इस समिति की रिपोर्ट के यानी प्रस्ताव क्या क्या थे, तो नेहरू रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या था कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाए। और डोमिनियन का मतलब यह है कि जो औपनिवेशिक सत्ता है उसके अधीन रहते हुए भारत एक जो है एक तरीके से उसका स्वराज्य हो, यानी स्वराज्य हो, लेकिन उस पे उसके ऊपर कौन हो, औपनिवेशिक सत्ता हो। औपनिवेशिक सत्ता उसके ऊपर हो, लेकिन वो वहाँ पे स्वराज्य हो। यानी आपका समझ लीजिए पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी। इसी से असहमत थे कुछ नेता कांग्रेस के। तो इसमें डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। और चुनाव का आधार संयुक्त मतदाता मंडल के आधार पे, यानी इसमें सभी वयस्कों को मताधिकार का जो है प्रस्ताव रखा गया था कि सभी वयस्क जो हैं उनको मताधिकार मिले। और इसमें मूल अधिकार, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट यह पूछा जाता है, मूल अधिकार की मांग पहले कहाँ की गई थी। हालांकि जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ बिल्कुल क्रम से बताऊंगा कब ऑफिशियल तौर पर मांग की गई, कब अनऑफिशियल तौर पर मांग की गई। बहुत कई मतलब उसका एक क्रम चलेगा, वो आप जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब वहाँ पे मैं बताऊंगा। फिलहाल नेहरू रिपोर्ट में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। और इसमें सांप्रदायिक आधार पे जो अलग से निर्वाचन हो रहा है इसको समाप्त करने की बात की गई। और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में उनकी सीटें आरक्षित हों, ऐसा चुनाव का प्रावधान करने की मांग की गई थी। और इसमें आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की थी। और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार हो, यह भी इस प्रस्ताव में था।
और धर्म का राजनीति से बिल्कुल अलग हो, यानी धर्म का राजनीतिक मामलों से पृथक्करण हो, यह भी इस नेहरू रिपोर्ट में यह सब प्रावधान था, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम आएंगे सांप्रदायिक अवार्ड, इसको सांप्रदायिक पंचायत भी बोलते हैं, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड द्वारा क्या भारतीय मताधिकार समिति, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, भारतीय मताधिकार समिति, जिसको लोथियन समिति भी बोलते हैं, भारतीय मताधिकार समिति, जिसको लोथियन समिति, लोथियन समिति भी बोलते हैं। तो उसी समिति के आधार पर यह जो है अगस्त प्रस्ताव आया था, सांप्रदायिक अवार्ड बोलते हैं। तो इसमें क्या किया कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं रमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की कि जो है अब दलितों के लिए भी अलग से निर्वाचन का प्रावधान किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, दलितों के लिए भी अलग से निर्वाचन का प्रावधान करने की बात सांप्रदायिक अवार्ड में की गई। और इसमें आप जानते हैं वोट डालो राज करो की नीति यह लगातार चल रही है। फिर इस पे बहुत ही गहरा जो है असंतोष फैला और राजनीतिक जो है अस्थिरता हुई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि दलित नेता, खासकर आपके भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से, कांग्रेस के नेताओं के प्रयासों से एक समझौता हुआ, कांग्रेस तथा दलित नेताओं के मध्य में एक समझौता हुआ कि जो है हम यह दलित के लिए जो अलग निर्वाचन की व्यवस्था है इस पे सहमत नहीं है। दोनों लोग मिलके हम क्या करेंगे, संयुक्त हिंदू निर्वाचन पद्धति को अपनाएंगे। और यह जो समझौता हुआ या पूना पैक्ट बोला जाता है इसको, पूना पैक्ट पूना में हुआ था 24 सितंबर 1932 को, इसको पूना पैक्ट बोला जाता है। दलित नेताओं तथा कांग्रेसी नेताओं के मध्य हुआ और इन्होंने दलित के लिए जो अलग से निर्वाचन का पद्धति का जो ये रमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की थी उस पे सहमत होते हुए और एकदम संयुक्त हिंदू निर्वाचन पद्धति को अपनाने पे ये सहमत हुए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में आपको, अब हम चलेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका जो अधिकतर कह लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके प्रावधान हैं वह आपके भारतीय संविधान में आज भी मौजूद है। तो इसमें कुल मिला के 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। और इसमें प्रावधान क्या थे कि रियासतों को एक इकाई की तरह माना जाएगा। और इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना, यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। आपको ये दो बातें मैं बता देता हूँ कि आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए द्वैध शासन प्रांतों में द्वैध शासन कब आया, तो वह आपको ध्यान रखना, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसको बोलते हैं चेम्सफोर्ड सुधार, मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। तो उसमें प्रांतों में द्वैध शासन यानी हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय यह रखा गया था, आपको मैं बता चुका हूँ। तो इन दोनों को ये 1935 के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया। और अब यहाँ पे जो आपका केंद्र में द्वैध शासन यानी यही है हस्तांतरित और आरक्षित, इन्हीं दोनों विषयों में विभक्त यह जो है यह प्रावधान किया गया, लेकिन यह कभी लागू नहीं हो पाया। तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त और केंद्र में द्वैध शासन शुरू करने की बात की गई, लेकिन कभी लागू नहीं हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका भारत में संघीय अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी, तो यह आपको भारत शासन अधिनियम 1935 आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह पॉइंट कि अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गवर्नर को राज्य विधानसभा परिषदों के उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना है, यह प्रावधान भी किया गया था। हालांकि 1937 में यह प्रावधान शुरू किया गया, लेकिन 1939 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो यह प्रावधान था कि गवर्नर को राज्य विधानसभा परिषदों के उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना, यानी कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके प्रति जो उत्तरदायी मंत्री हैं उनकी सलाह पर गवर्नर काम करेंगे। यह प्रावधान था 1935 के इस अधिनियम में। लेकिन यह 37 में तो प्रारंभ हुआ, 1937 में प्रारंभ हुआ, लेकिन 1939 में इसको फिर समाप्त कर दिया गया। तो यह भी ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद 11 में से 6 राज्यों में क्या द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। कौन कौन सी? बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल, 4 हो गए। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश,
संयुक्त प्रांत और उसके बाद में आपका असम। तो इसमें 11 में से 6 राज्यों में आपका जो है द्विसदनीय व्यवस्था यानी विधानसभा और विधान परिषद आप समझ सकते हैं, तो यह लागू की गई। और 1935 के अधिनियम में भी क्या किया गया, दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और यह सांप्रदायिक अवार्ड में यही प्रावधान था, मजदूर, दलित जातियों, महिलाओं इनके लिए अलग व्यवस्था हो। यह सांप्रदायिक पंचायत में भी था, इसको सांप्रदायिक अवार्ड बोलते हैं, तो इसमें भी था। लेकिन इसको आगे बढ़ाते हुए 1935 वाले अधिनियम में भी यह व्यवस्था की गई, तो इसको ध्यान रखना है। फिर भारत शासन अधिनियम जो 1858 के अंतर्गत जो भारतीय परिषद स्थापित हुई थी, मैंने बताया था 1858 में भारत शासन अधिनियम के 1858 में जो भारतीय परिषद की स्थापना हुई थी, उसको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत समाप्त कर दिया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। और मताधिकार का विस्तार करते हुए लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार का जो है इसमें प्रावधान था। तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 को आपको ध्यान रखना है। और इसी आपको पता होना चाहिए आरबीआई की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत हुई थी। और संघीय लोक सेवा के साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग तथा दो से अधिक राज्य हैं तो उनके लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य, दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना भी इस अधिनियम में इसका भी प्रावधान था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि प्रांतों में जो है स्वायत्तता प्रारंभ हो गई। और संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1937 में की गई, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के कुछ प्रावधान। अब हम देखेंगे आपका जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 का। और क्रिप्स मिशन से पहले एक अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी, किसके द्वारा, 1940 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई। 8 अगस्त 1940 को जो वायसराय थे लिनलिथगो वायसराय, इनके द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की गई जिसको अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा में क्या कहा गया कि जो भारत का संविधान बनाना भारतीयों का जो है अधिकार है, भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है। और यह कुछ नहीं था, यह सिर्फ, फिर से मैं बता रहा हूँ, लॉलीपॉप नहीं था, लॉलीपॉप से बढ़ के आगे यह समझ लो चॉकलेट था, चॉकलेट था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे प्रारंभ हो चुका था और उसमें भारतीयों को शामिल करने के लिए सहमति बनाने हेतु या उनको लुभाने हेतु यह क्रिप्स मिशन आया था, अगस्त प्रस्ताव हुआ था। तो क्रिप्स मिशन पीएम जो विंस्टन चर्चिल थे, क्या हुआ कि दक्षिण एशिया में इंग्लैंड की करारी हार हो रही थी और जापान का भारत में आक्रमण का संदेह था। तो इनको जो है भयंकर अंदर जो है अंदर से भय प्राप्त था, भय अंदर आ गया था कि अब भारत पे भी आक्रमण हो सकता है जापान के द्वारा। और उधर दक्षिण पूर्व में जो है वहाँ पे इनको हार का सामना करना पड़ रहा था ब्रिटेन को। तो इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए ये लुभाने के लिए यानी लालच के देने के लिए यह क्रिप्स मिशन भेजे थे। और यह क्रिप्स मिशन 1942 में स्टैफर्ड के क्रिप्स के नेतृत्व में आया और मार्च 1942 में, और यह पूरी तरह से असफल था, असफल था, असफल रहा। और इसको गांधी जी ने एक संज्ञा दी है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने कहा है इसको पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, चेक वही बैंक वाला चेक, इसको बोला है गांधी जी ने। क्यों बोला है, क्योंकि तो इसमें कहा गया था कि यह द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद यह आपको व्यवस्था होगी, किया जाएगा कि डोमिनियन स्टेट्स रहेगा इंडिया, और साथ में संविधान बनाने की प्रस्ताव या संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो गांधी जी ने इसको कहा कि यह पोस्ट डेटेड चेक है क्रिप्स मिशन को, और क्रिप्स मिशन असफल रहा। अब इसके बाद में क्रिप्स मिशन के बाद आपका जो आएगा वह कैबिनेट मिशन योजना आएगी, और उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही आपका जो है संविधान सभा का, उसी के अनुरूप संविधान सभा का गठन होगा, और उसकी चर्चा हम विधिवत देखेंगे आगे। कैबिनेट मिशन योजना 1946 उसको, और साथ में आपका जो स्वतंत्रता अधिनियम था
उसकी भी चर्चा साथ में हम देखेंगे, लेकिन वह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और संविधान सभा का वहाँ पे हम गठन भी करने की कोशिश करेंगे कि वो गठन हो जाए। हम गठन करेंगे 2024 में, हालांकि गठन बहुत पहले हुआ था, लेकिन 2024 में हम उसको क्लास में गठित करेंगे। तो यह आज की चर्चा आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए, मेरा प्रयास है, आपको हो सकता है बोर्ड पे ना दिख रहा हो, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बोल के बता रहा हूँ। साथ में आपको एक्स्ट्रा भी साथ में बताते चल रहा हूँ। कम समय में आपको मैक्सिमम जानकारी मिले, यही मेरा दायित्व है और यही मेरा प्रयास है, क्योंकि हम भी कॉम्पिटिटर हैं और रहे हैं, और हम भी बहुत सारे एग्ज़ाम प्री मेंस दे चुके हैं, उसका अनुभव है हमें, बहुत सारे क्रैक भी किए हैं। तो इस तरीके से मुझे अनुभव है कि एक स्टूडेंट को या एक एस्पायरेंट को क्या चाहिए होता है, यानी उसको कंटेंट अच्छा मिले, कम समय में मिले, क्योंकि फास्ट लाइफ है हमारी, हमको कम समय में अच्छी चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप 1 घंटे की क्लास ले लीजिए, 10 पॉइंट बता दीजिए, तो उसमें समय बर्बाद करने की कोई मतलब नहीं है। और वह एक वक़्त के बाद इंसान जो है, 1-2 क्लास देखता है, उसके बाद में उसको समझ में आ जाता है कि यह समय की बर्बादी है। एक सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हमको 2 साल लग जाएँगे, तो 2 साल नहीं लगाने हैं। आपको मेरा प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट बातें, आपको कुछ छूटे ना, यही मेरा प्रयास है। तो क्लास आज की कैसी लगी या ज़रूर बताइएगा, और हम इसी तरह क्लास को कंटिन्यू करते हुए जारी रखेंगे। आप सबका सहयोग इसी तरह मिलता रहे हमको। आप सबके हेल्प या सपोर्ट के बिना समझ लीजिए हमारा जो है कदम बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपका जो सपोर्ट मिलता है तो उससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छे से अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।